काफ़ी सारे लोगों को ये पता करना होता है कि BAMS करने के बाद क्या हम एक सक्सेसफुल सर्जन बन सकते हैं या फिर नहीं, कौन कौन सी सर्जरीज अलाउड होती हैं, कौन सी नहीं अलाउड होती हैं, इसमें करियर कैसा है, हम एक आयुर्वेदिक सर्जन की सैलरी क्या होती है, फ्यूचर स्कोप्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे डाउट्स हमारे दिमाग में आते रहते हैं। हमें से काफ़ी सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि छार सूत्र नाम का एक प्रोसीजर आयुर्वेद में एग्जिस्ट करता है एंड इट्स वेरी सक्सेसफुल। इस छार सूत्र की ही प्रैक्टिस करके काफ़ी सारे लोग अच्छे इनकम जनरेट कर रहे हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर हेल्पिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू हील। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि छार सूत्र का जो ट्रीटमेंट है वो है क्या, इस सर्जरी के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं और सर्जन कैसे बनना है। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू इट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि छार सूत्र है क्या। सो ये पैरासर्जिकल प्रोसीजर है जो आयुर्वेद में काफ़ी टाइम से यूज़ किया जा रहा था। इसमें एक मेडिकेटेड थ्रेड बनाई जाती है जिसमें 3 हर्ब्स की कोटिंग करी जाती है। सबसे पहला हर्ब होता है अपामाग, जिसका हम क्रिस्टलाइन पाउडर लेते हैं एंड देन हम स्नूही लेते हैं, स्नूही का लेटेक्स लिया जाता है और नेक्स्ट होता है हरिद्रा यानी कि टर्मरिक का भी पाउडर लिया जाता है। इन तीनों की 21 कोटिंग्स करने के बाद वंस वी आर रेडी विद द थ्रेड इट इज टाइड अराउंड द अफेक्टेड एरिया और कंट्रोल कटिंग एंड वुंड हीलिंग में काफ़ी अच्छा काम करता है। ऑल्सो इट रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर है, कम टाइम लेता है, मिनिमली इन्वेसिव है और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका रीअकरेंस रेट बहुत कम होता है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल प्रैक्टिस है और इस टाइम पे काफ़ी सारे वैद्यास इसकी मदद से अच्छा अर्न कर रहे हैं, अच्छा अपना करियर डेवलप कर रहे हैं। तो इसके बारे में तुमको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई। जान लेते हैं थोड़ा हिस्ट्री के बारे में कि सबसे पहले ये सर्जरी कहाँ पे स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले फादर ऑफ सर्जरी आचार्य सुश्रुत ने इसकी स्टार्टिंग करी थी। 800 to 1000 BC के टाइम फ्रेम में ये एग्जिस्ट करते थे। इन्होंने काफ़ी सारे मेडिकामेंट्स यूज़ किए, एक थ्रेड मेडिकेटेड थ्रेड बनाया। उसके बाद उन्होंने फिस्टुला में, साइनसिस में उसको यूज़ किया, उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखे। आचार्य चरक ने भी शोध चिकित्सा में भगंदर के ट्रीटमेंट के लिए इसको बताया। एक रसतरंगिणी नाम की बुक आई, काफ़ी पॉपुलर बुक है ये आयुर्वेद में, सदानंद शर्मा जी की बुक है। इसमें पहली बार इसके प्रिपरेशन के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी कोटिंग हम कर सकते हैं। उसके बाद भी काफ़ी सारे एडवांसमेंट चलते रहे, लोगों ने अपने तरीके से कोटिंग्स वगैरह डिसाइड करी कि कौन कौन सी कोटिंग हम कर सकते हैं। बट फाइनली जो मैं तुम्हें बताऊं कि अगर साइंटिफिक तरीके से देखें कि कहाँ पे इन्वेंशन हुआ तो वो IMS DHU के शल्य और शाला के डिपार्टमेंट में हुआ था। पहली बार इसको साइंटिफिक तरीके से बनाया गया, अच्छे से कोटिंग करके काफ़ी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, पेशेंट पे भी उसको सक्सेसफुली ट्राई किया गया। थ्रेड की टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए, मटीरियल्स कौन कौन से यूज़ होने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द शास्त्रोक्त टेक्निक हम और कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे रिसेंट एडवांसमेंट हुए। बाद में और रिसर्चेस में देखा गया कि वाइडर एप्लीकेशन के लिए हम इसे हेमोरॉइड्स के ट्रीटमेंट में, फिशर इन एनो, पाइलोनाइडल साइनस और किलोइड्स के भी ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। एंड वी आर प्राउड टू से दैट इन द फील्ड ऑफ प्रोक्टोलॉजी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन और ये आगे भी लोगों के लिए काफ़ी काम आने वाली है। टॉकिंग अबाउट द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट कि हम एक आयुर्वेदिक सर्जन बन कैसे सकते हैं। मैं सिर्फ लीगल प्रोसीजर्स ही बताऊंगी, लीगल कोर्सेज के बारे में ही बताऊंगी जिनको तुम फॉलो करके अच्छे सर्जन बन सकते हो। क्योंकि कभी भी सर्जरी की फील्ड में हमें कोई भी रास्ता नहीं ले लेना चाहिए कि हम कोई छोटा कोर्स 1 महीने का, 2 महीने का किसी के अंडर में सीख लिया और हम कहीं पर जाके सर्जरी कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है और इसकी वजह से पूरी फ्रेटर्निटी का नाम खराब होता है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है और आजकल रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। अगर तुम बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर भी अगर किसी की सर्जरी कर रहे हो और केस बिगड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा फाइन हो जाता है। कभी कभी तुम उतना तो तुमने कमाया नहीं होगा पूरी लाइफ में जितना तुम्हें भरना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि तुम अगर अच्छी स्किल डेवलप कर ले रहे हो तो ही इस एरिया में जाओ, अदरवाइज प्लीज़ तब तक मत जाओ जब तक तुम अच्छे से स्किल्स को डेवलप नहीं कर ले रहे हो। ऑप्शन सबसे फेमस वाला यही होता है कि हम MS जनरल सर्जरी यानी कि MS शल्य तंत्र कर लें। आफ्टर कंप्लीटिंग योर BAMS तुम AIPGT का एग्जाम दे सकते हो एंड वंस यू क्लियर द एग्जाम तुम्हें MS की सीट मिल जाएगी। MS के काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे तुम 3 साल अच्छे से PG कर सकते हो। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है PG डिप्लोमा का। तो ये 2 साल का कोर्स होता है, इसमें 1 साल की ड्यूरेशन कम होती है PG के कंपैरिजन में। तो ये भी AIPGT से मिलता है अगर तुम कुछ कॉलेजेस में करना चाहते हो। अच्छे कॉलेज के लिए तुम्हें AIPGT में थोड़ा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तुम प्राइवेट कॉलेजेस से भी PG डिप्लोमा कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें थोड़े कम मार्क्स में भी तुम अच्छी सीट ले सकते हो। लेकिन अगर तुम गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है सर्टिफिकेट कोर्सेज का। तो आजकल तो हर एक चीज़ ऑनलाइन चल गई है, बट कुछ चीज़ें हैं ना वो हैंड्स ऑन ही हमें सीखनी चाहिए, जो स्पेशली क्लिनिकल वाली चीज़ें हैं। अगर तुम थियोरेटिकल चीज़ें सीखना चाहते हो तो इट्स गुड टू जॉइन अ सर्टिफिकेट कोर्स, बट कहीं पे जाके फॉर एग्जांपल NIA वगैरह है जो सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाते हैं, तो तुम वहाँ से किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट से या फिर किसी रिकग्नाइज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट कोर्स करते हो, एक अच्छी ड्यूरेशन वाला, प्लीज़ बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का नहीं, 1 महीने वाला नहीं। अगर तुम 6 महीने तक के कोर्सेज या फिर 1 साल या 2 साल के कोर्सेज में अच्छे से स्किल डेवलप कर रहे हो तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड ऑप्शन।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्यूचर स्कोप्स क्या क्या हैं। अगर तुम एक छात्र सूत्र सर्जन बन जाते हो या फिर तुम एक जनरल सर्जन बन जाते हो तो क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम एक्सप्लोर कर सकते हो अपने लाइफ में। तो सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस। मुझे लगता है ना कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में यू कैन अर्न सो मच मोर दैन गवर्नमेंट प्रैक्टिस। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस तुम कर रहे हो ना, तुमने अच्छी OT बना रखी है, तुम वहाँ पे पेशेंट्स को एडमिट कर रहे हो, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, यू आर डूइंग एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग। प्राइवेट प्रैक्टिस में एक एक सर्जरी के काफ़ी अच्छे चार्जेस तुम ले सकते हो, और जो बड़े बड़े सर्जन हैं ना वो 25,000 30,000 भी एक छोटी मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक का भी लेते हैं। तो ये बहुत छोटे ऑपरेशन का चार्ज होता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकते हैं। काफ़ी सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स टाई अप रखते हैं छात्र सूत्र सर्जन के साथ। जब भी कोई केसेस होते हैं तो वो उनको बुलाते हैं और वहाँ पे वो अपनी सर्जरी वगैरह कर सकते हैं। तो तुम पर पेशेंट चार्ज कर सकते हो, पर सर्जरी अपना चार्जेस ले सकते हो उस कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे पैसे मिलने के चांसेस रहते हैं। कोलैबोरेशन में भी अच्छा अर्न कर सकते हो, और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तुम मॉडर्न के जो जनरल सर्जन्स होते हैं ना, उनके साथ अच्छा टाई अप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास गवर्नमेंट जॉब का। हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तुम्हें गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, एंड उसके लिए PG मैंडेटरी है। वो तुम किसी सर्टिफिकेट कोर्स से नहीं बन सकते। अगर तुमने MS जनरल सर्जरी यानी कि शल्य तंत्र में अपनी PG कर रखी है तो ही तुम MS डिपार्टमेंट में टीचर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। इसके लिए तुम गवर्नमेंट जॉब को भी ज्वाइन कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी अपॉइंट हो सकते हो और प्राइवेट कॉलेजेस में भी अपॉइंट हो सकते हो। और सैलरी मैंने जैसे तुम्हें बताया कि इस फील्ड में अगर तुम जाते हो ना सर्जरी वाले डिपार्टमेंट में, तो गवर्नमेंट में भी अच्छा स्कोप है एंड प्राइवेट में भी। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम क्या करना चाहते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। होप यू लाइक दिस वन। एंड काफ़ी सारी मैं रिसर्च करती हूँ ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। इट टेक्स अ लॉट फ्रॉम माई साइड। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू कि मैं बहुत सारे स्कोप्स वाले वीडियोज़ लेके आऊँगी जिससे तुम्हें पता चलेगा कि BMS में हम क्या क्या कर सकते हैं और साथ में मिलकर ग्रो करेगी। बाय बाय।